सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। पिछले 2 दिनों से आज तीसरा दिन है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी के अपने साथियों के साथ हमारे स्टेट के इंचार्ज, हमारे अध्यक्ष और महासचिव सबके साथ और अपने शिव सागर के जो जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ अलग अलग इलाकों का मैंने दौरा किया। वहाँ पे पीड़ितों से मुलाकात की, वहाँ की स्थितियों को नज़दीक से जाके देखा। बहुत ही दुखदाई और पीड़ादायक स्थिति इस पूरे बाढ़ क्षेत्र की है। इसमें करीब करीब 10 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। नेपाली कुट्टी में मैं गया था, जहाँ पे कई घरों में आज उनके पास कुछ भी नहीं है, ना खाने के लिए अनाज है, ना उनके पास कोई रसोई का साधन है, ना उनके पास कोई बिजनेस बचा है, ना उन्होंने जो गाय बकरी जानवर पाल रखा था वो बची है। माने उनका सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। उनके स्कूल खत्म हो गए, उनके अस्पताल खत्म हो गए, सड़कें खत्म हो गई। और यही हालत लगभग कई क्षेत्रों में जहां जहां मैं गया मुझे देखने को मिला। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुसीबत की इस घड़ी में आसाम के लोगों के साथ केंद्र की सरकार कहां है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हर चुनाव में 100 बार यहां पे आते हैं, गृह मंत्री जी 150-200 मीटिंगें करते हैं, आके हर घोषणा पत्र में, पिछले 3 घोषणा पत्र में कहा कि आसाम को बाढ़ से मुक्त कराएंगे और आसाम के लिए हर प्रकार का सहयोग और समर्थन देंगे। ये मेरे वाक्य नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री के वाक्य हैं, गृह मंत्री के वाक्य हैं। कहां है वो इस बाढ़ में, कहां है इस संकट की घड़ी में। लाखों लोग जब पानी की बाढ़ से जूझ रहे हैं, आपकी ओर से अब तक आर्थिक पैकेज का ऐलान नहीं हुआ। कितने शर्म की बात है। आपकी ओर से अब तक उनके घर कैसे दोबारा बनेंगे, उनका रोजगार कैसे फिर से शुरू होगा, बच्चों के स्कूल कैसे फिर से ठीक होंगे, अस्पताल कैसे ठीक होंगे, सड़कें कैसे ठीक होंगी, इसके लिए कोई योजना नहीं आपके पास। हम जानते हैं हर राज्य सरकार की अपनी एक सीमा होती है। राज्य सरकार ने अपनी ओर से 9-9 लाख रुपए मृतकों को दिया है। मैं कई परिवारों से मिला भी जिनके घरों में मौत हुई थी, लेकिन उसके बाद क्या, जिनके घर उजड़ गए और जिनके परिवार में अब कोई बचा नहीं, उनको तो आपको अपने पैर पे खड़ा करने के लिए एक बड़ा आर्थिक पैकेज देना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं आसाम फिर से पटरी पे आए और खासतौर से इस बाढ़ क्षेत्र के लोग फिर से अपना जीवन यापन ठीक ढंग से कर सकें। तो इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी को यह पत्र लिखा है कि असम में आई इस बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए। यह राष्ट्रीय आपदा घोषित होना ही चाहिए, क्योंकि लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं, नंबर 1, और जो तबाही और बर्बादी और त्रासदी का आकलन है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। इसलिए इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। मैंने इस पत्र में यह भी मांग की है कि जो सांसद निधि होती है, पूरे देश के सांसदों को इस बात की छूट प्रदान की जाए कि वो अपने सांसद निधि का पैसा यहां बाढ़ पीड़ितों के लिए, उसके सहयोग के लिए लगा सकें। जैसे केरल में हम लोगों ने, मैंने स्वयं ने और हमारे साथी सांसदों ने 1 करोड़ रुपए दिया था केरल की बाढ़ में। पंजाब में बाढ़ आई, वहां पे सांसदों को सहयोग के लिए अनुमति दी गई, वहां भी हम लोगों ने 1 करोड़ रुपए दिया था। तो इसी प्रकार से सांसदों को भी ये छूट दी जाए कि वो बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में अपने सांसद निधि का पैसा विकास में लगा सकें। तीसरा, जो इलीगल माइनिंग हो रही है, जिसके कारण से वहां के स्थानीय लोगों का बताना है कि अगर ये बाढ़
आई भी तो शायद इतनी मार हमें नहीं झेलनी पड़ती अगर ये इलीगल माइनिंग नहीं हो रही होती। कोयले की इलीगल माइनिंग, स्टोन की इलीगल माइनिंग और पहाड़ों को खोदना, पेड़ों को काटना, ये जो एक सिलसिला जारी है इसको भी रोका जाए। और इसके साथ साथ एक विशेष आर्थिक पैकेज ऐलान किया जाए जिसमें मृतकों के परिवारों को मुआवजा राशि बढ़ाई जाए। जिनका घर पूरी तरीके से खत्म हो गया है उनके घर दोबारा बनाने के लिए उनको एक कम से कम 10 लाख रुपए का सहयोग दिया जाए, जिससे कम से कम छोटा मोटा घर अपना वो बना सकें जिसका घर पूरी तरह से तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। तो ऐसी कुछ मांगे हैं। मैं इस पत्र की कॉपी भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा। और फिर से एक बार मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, चुनाव में आप कई बार आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इस समय मुसीबत का वक्त है और मुसीबत में ही दोस्तों की पहचान होती है, अपनों की पहचान होती है। खाली भाषण देने से काम नहीं चलता। आप आइए, इन क्षेत्रों का दौरा कीजिए और साथ ही साथ इसका जो बाढ़ का हर बार आप घोषणा पत्र में कहते हैं हम बाढ़ मुक्त करेंगे, बाढ़ मुक्त करेंगे। कैसे करेंगे? असम के लोगों को बताइए तो कम से कम बताइए तो कैसे आप बाढ़ मुक्त करेंगे? इसका स्थायी समाधान क्या है? हर बार वो नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र के किनारे बांध बनाई जाती है और उसके बाद वो टूट जाती है और उसके बाद फिर उसके नाम पे इंजीनियर खा रहे हैं, ठेकेदार खा रहे हैं, नेता खा रहे हैं। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, स्थायी समाधान क्या है, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री को एक योजना असम के लोगों को बतानी भी चाहिए और उसको यहाँ पे लागू करना चाहिए। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपके कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं। सर, अभी फिलहाल आपने देखे शिक्षा में कितना डिले हुआ है। अभी लगभग 20,000 करोड़ का एक अनुमान है खर्च होगा, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने असम को दिया सिर्फ 369 करोड़ रुपये, 2,000 करोड़ रुपया देंगे बोला है। इसमें से कुछ भी नहीं होगा। इस बारे में थोड़ा बोलिए। देखिए, जितनी सड़कें टूटी हैं, जितने स्कूल और अस्पताल बर्बाद हुए हैं, जितने लोगों के घर तबाह हुए हैं, जिन लोगों के यहां मौतें हुई हैं, और साथ ही साथ क्यों हम भूल जाते हैं कि खेत बर्बाद हो गए। हजारों एकड़ खेत बर्बाद हो गए पूरी तरीके से। आप उन्हीं का आंकड़ा निकाल लीजिए कितना पैसे का नुकसान हुआ है। तो आपको लगता है ये 369 करोड़ में यहां के लोगों की जो जरूरत है उसकी भरपाई की जा सकती है? और जो बात मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि मान लीजिए इस बार आके आपने थोड़ी मदद कर दी, फिर बाद में क्या होगा? ये क्षेत्र तो कभी भी बाढ़ के लिए तैयार नहीं था। 1950 में एक बार भूकंप आया था, लोगों ने बताया, उसके बाद कभी यहां पे बाढ़ नहीं आई। इस क्षेत्र के लोगों को बाढ़ से निपटने का उस प्रकार का अनुभव भी नहीं था कि कैसे बाढ़ की मुसीबत को झेला जाता है। तो पहली बार इन्होंने बाढ़ देखी इस तरह से। तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है इसका? उसके लिए कितना पैकेज देंगे आप आसाम को? कब तक आसाम पानी में डूबता रहेगा? कब तक यहां के लोग मरते रहेंगे? कब तक यहां पे तबाही और बर्बादी होती रहेगी? कोई तो एक समय सीमा तय कीजिए ना। आपने 3 चुनावों में वादा किया आसाम के लोगों से कि हम आसाम को बाढ़ मुक्त करेंगे। उस वादे को लागू कब करेंगे? उसका वक्त आ गया है। इसलिए ये पूरा आकलन कीजिए कि आप बाढ़ मुक्त बनाने के लिए कितना पैसा दे रहे हैं और इस क्षेत्र के लोगों को दोबारा अपने पैर पे वो खड़े हो सके उसके लिए कितना पैसा दे रहे हैं। और वो 20,000 करोड़ बनता है कि 30,000 करोड़ बनता है, जितना भी बनता है आप दीजिए। इलीगल कोल एंड स्टोन माइनिंग। भाई आप एक चीज मुझे बताइए, मैं नाम लूंगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी बहुत लंबी हो जाएगी। 5 लाख करोड़ रुपए में से 3.5 लाख करोड़ रुपए 42 पूंजीपतियों का भारत की सरकार ने माफ किया। इसका आंकड़ा है मेरे पास, मैंने पार्लियामेंट में उसको पढ़ा था।
तो आप 3.5 लाख करोड़ रुपए 42 पूंजीपतियों का माफ कर सकते हैं, तो 10-20-50 हजार करोड़ रुपए आसाम के लोगों को उनके पैर पे फिर से खड़ा करने के लिए क्यों नहीं दे सकते भाई? आपका एक पूंजीपति दोस्त है अडानी, उसको पूरी दुनिया में आप ठेका दिलवा रहे हैं घूम घूम के। उसके पीछे आप हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए लुटाते रहते हैं, बैंक खोल देते हैं हिंदुस्तान के, जितना चाहे वो कर्जा ले ले। और आसाम के लाखों लोग अगर पीड़ित हैं तो उनको 300 करोड़ रुपए। तो ये तो मजाक है, मुसीबत में मजाक उड़ाने वाली बात है। ये आप कुछ पूछ रहे हैं? इलीगल माइनिंग जो स्टोन एंड कोल का होता है, इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, अभी जो नया एक्ट बना है वो भी बहुत खतरनाक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। नया एक्ट क्या कहता है जो अभी पास हुआ, जिसका विरोध मैंने किया? वो एक्ट कहता है कि अब राज्य सरकार को माइनिंग के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स, कोई सेस, कोई लेवी लेने का अधिकार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो जो बिल पास हुआ है, अमेंडमेंट पास हुआ है, उसमें यह लिखा हुआ है कि मिनरल बियरिंग लैंड जो होगी उस पर सीधा कंट्रोल केंद्र सरकार का होगा। यानी आपके घर के नीचे अगर केंद्र सरकार ने सर्वे करा के देख लिया कि इसके नीचे मिनरल है, तो आएंगे सीधे आपको उजाड़ेंगे, बोले भागो यहां से, हम इसको कब्जा कर रहे हैं। ये 2 खतरनाक कानून इस हो हल्ला में पार्लियामेंट के अंदर पास कर दिया गया, जिसके विरोध में मैंने बोला है, वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। और इस पे फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को जाना चाहिए। मुझे मालूम नहीं कि यहां के बीजेपी सांसदों ने विरोध क्यों नहीं किया, मुख्यमंत्री ने विरोध क्यों नहीं किया, क्योंकि इससे तो राज्य की आर्थिक शक्ति कम होगी। आप अपने स्टेट के अंदर होने वाली माइनिंग पे कोई टैक्स नहीं ले सकते। और इस बिल के समर्थन में सारे सांसद खड़े हो गए बीजेपी के। जिन राज्यों में माइनिंग होती है वहां के सांसद भी खड़े हो गए। तो इसलिए इलीगल माइनिंग का जो बात आपने कहा, इलीगल माइनिंग पे टोटल कंट्रोल करने की पावर इस वक्त नरेंद्र मोदी के हाथ में है। वो जिस दिन चाह लेंगे इलीगल माइनिंग पे कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन उनको इलीगल माइनिंग करा के पैसे कमाना है, कमवाना है, तो वो कहां रोकेंगे?